नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए जो मतदान चल रहा है, उसके जब नतीजे आएँगे, तो भारत के लिए क्या चिंता का सबब होगा? भारत को चिंतित होने की ज़रूरत होगी या फिर भारत एक नई बदली हुई परिस्थिति में जो भी सरकार बनती है, चाहे वो बीएनपी की सरकार बनती है या फिर मिली-जुली सरकार बनती है या इस बात की संभावना हालाँकि ढेर सारे जो पर्यवेक्षक हैं, वो कम जता रहे हैं कि जमातें भी सत्ता में आ सकता है, लेकिन जमातें का विपक्ष में आना एक तरह से काफ़ी कुछ तय माना जा रहा है। तो जो बांग्लादेश की बदली हुई परिस्थिति है और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह की संभावना बन रही है, उन सारी संभावनाओं, उन सारी चिंताओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या जमात-ए-इस्लामी पहली बार एक तरह से विपक्षी पार्टी के रोल में वहाँ पे बांग्लादेश में आने की उसकी पूरी संभावना है? क्योंकि जो कांटे की टक्कर है, वो 2 गठबंधनों के बीच में ही है। अगर बीएनपी चुनी जाती है, तो क्या वो अवामी लीग पर जो लगा हुआ प्रतिबंध है, उसे हटा लेगी? क्या जो न्याय की बात उन्होंने मैनिफेस्टो में कही है, वो शेख हसीना के ट्रायल के लिए है? और फिर क्या जो अगर विपक्ष में जमात-ए-इस्लामी आता है, तो एक धर्मनिरपेक्ष विपक्ष की जगह हम एक धार्मिक पार्टी के विपक्ष में होने की जो संभावना है, उसको कैसे भारत रीड करेगा? इसके अलावा हिंदू जो हैं वहाँ पे वो किसे वोट देंगे? क्योंकि हिंदू जो हैं ट्रेडिशनली अवामी लीग को वोट देते रहे हैं। ये सारे सवाल बांग्लादेश चुनाव से हैं। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। जयंत भट्टाचार्य सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो बांग्लादेश की परिस्थिति को बताएँगे कि किस तरह से इस डिप्लोमैटिक जो रिलेशनशिप हमारी है, नेबरिंग कंट्री में वो कैसे अफ़ेक्ट होगी। अंशु नैथानी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं और अमिताभ भूषण सीनियर जर्नलिस्ट वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं। तो सबसे पहले जयंत भट्टाचार्य आपसे शुरुआत करते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को और क्या संभावना आपको नज़र आ रही है? क्या बीएनपी को इतनी सीटें मिल जाएगी कि वो अकेले सत्ता की दहलीज तक पहुँच जाएगी? या फिर आपको लगता है कि उन्हें कुछ सहारा लेना पड़ेगा दूसरी पार्टियों के अलायंस करने के लिए? देखिए, अभी तक जो ओपिनियन पोल्स के जो नतीजे आए हैं, ये इलेक्शन आज शुरू होने से पहले तक, उसमें तो ये देखा जा रहा है कि बीएनपी को शायद एक एज मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एज थोड़ा-सा वो आगे चल रहे थे। लेकिन उसके साथ ये भी बोला गया था कि शायद जो ये गठबंधन जिसके आगे जमात जिसके बारे में आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले वो भी कहीं एक लास्ट मोमेंट एक कोई एक कुछ एक आश्चर्य करने वाला कोई सिनेरियो ना क्रिएट कर दे, उसकी भी बात हो रही थी। तो अगर देखा जाए तो हाँ, अवामी लीग अभी है नहीं उन पर बैन लगा दिया गया है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, तो इसीलिए इस बार वो है नहीं। तो ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल 2 गठबंधनों के बीच में है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अगर हंग पार्लियामेंट, अगर जातीय संसद अगर हंग हो जाए, अगर कोई क्लियर कोई नतीजा नहीं आए, तो वैसे में क्या इन दोनों में गठबंधन हो सकता है? तो अभी तक जो खबर मिली है उसमें ये बात तारिक अनवर साहब ने खुद ही ये बात कह दी है, तारिक रहमान साहब ने ये बात खुद ही कह दी है, जो कि अभी बीएनपी के नए चेयरमैन बने हैं, कि वो जबकि जमात के पहले साथ पहले थे, उनकी एक गठबंधन पहले थी, सरकार चलाई है उन्होंने, वो मंत्री भी थे जमात से, लेकिन इस बार उनका ये मानना है कि वो जमात के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप देखें, जब ये कैंपेनिंग चल रहा था इस इलेक्शन के लिए, तो बहुत सारे बीएनपी के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जमात के ऊपर ये इल्जाम भी लगाए थे कि 71 में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें उनको पाकिस्तान से आजादी मिली थी बांग्लादेश को, जिसमें भारत ने भी एक बहुत बड़ा उसमें कदम उठाया था, उनकी एक हमारी भी एक भूमिका रही उसमें। तो उस समय जो है जमात को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण उनको कई बार जो है उनके ऊपर बैन लगाया गया। बल्कि ये बैन जो है अभी फिलहाल ही ये हसीना के सरकार गिरने के बाद फिर से वापस किया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। बहरहाल, जो अभी देखा जा रहा है उसमें ये है कि बीएनपी शायद एक बार फिर से जमात का हाथ न थामे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और एक कॉमन एनिमी अगर देखा जाए तो वो अभी शेख हसीना ही है, जो कि अभी इंडिया में एग्जाइल है। तो उनके खिलाफ अपने को और पुख्ता रूप से उभर आने की कोशिश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरफ रुझान किस तरफ जाता है। जी प्रशांत, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अवामी लीग एक मॉडरेट दिखने की कोशिश कर रहा है,
और किस बार जिस तरह से जब शेख हसीना वहां से रुखसत हुई, उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, तो जो जमाते इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने कई सारे हिंदुओं को पनाह दी, उनकी सुरक्षा की, और हाल के दिनों में जो उनका एक मॉडरेट चेहरा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्हें लगता है कि सत्ता में अगर आना है या सत्ता के नजदीक भी पहुंचना है, या कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भी आना है, क्योंकि उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो तो 1991 का रहा है, और वो 15-16 सीटों के आसपास का। लेकिन इस बार अगर वो 40-45 सीटों के आसपास पहुंच जाती है, बहुत सारे लोग तो 100 सीटें भी उन्हें दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें थोड़ा सा मॉडरेट वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, या असली जो चेहरा उनका वही है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उनके संबंध रहे हैं, वो एक मुस्लिम पार्टी के रूप में इवॉल्व होकर वहां पे शरीयत के हिसाब से वहां के कानून को चलाना चाहते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश के चुनाव को? आप जानता है, आधा घंटा आज से फ्रॉम वोट कास्टिंग कंप्लीट होता है। सारा बांग्लादेश में रिपोर्ट आता है, देयर इज फ्यू कैजुअलिटीज आता हो। ये तो बहुत आप बोलते ही हो, आवर इलेक्शन कमीशन का सुस्त वोट होता है, बट इक्वेशन आप देखता हो तो हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश का, हिस्ट्री राजनीति से हिस्ट्री समाचार देखता हो, इधर तो बहुत पोस्ट वायलेंस का हिस्ट्री बहुत खराब है। फ्रॉम आपका देखता हो तो इलेक्शन कंप्लीट होता है, सरकार रिफॉर्म करने लिए, ये तो चेहरा हो, ये तो वेरी वायलेंस चेहरा है। आप तो बोलते हैं हु इज द विनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द सेटिंग नेशनल इलेक्शन। आप देखता हो बांग्लादेश में ये तो कंडीशन होता हो आपका, तो आवामी लीग का एब्सेंट होता हो, इलेक्शन भी रिजल्ट आप तो देखता हो ओवरनाइट में आता हो और टुमारो का आता हो, बट प्रिडिक्शन करने के लिए आप क्या रिजल्ट आता हो ये देखता हो आप। द द बांग्लादेश के इतिहास में 54-55 ईयर्स इतिहास में एक बार, देखता हो जे 2 और 3 का हिंदू का माइनॉरिटी लोग संसद में जाता हो। आई एम बी राइट और रॉन्ग, बट डिवास्टेटिंग फल करना, या हिंदू एमपी का संख्या का डिवास्टेटिंग फल मेरा देखता हूँ ये इलेक्शन के लिए। आप देखते हो इंडिया में तो जो भी अलायंस हो, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पीएमपी जुट में और जमात जुट में, तो कितना जुट में मेरी फॉर्मेशन आ जाता हो, ये तो प्रिडिक्शन डिफरेंस लेवल प्रिडिक्शन आता हो गवर्नमेंट में एंड अदर नेशनल सर्वे कमीशन में। बट हिस्ट्री यू देखता हो, जमात का प्रेजेंट टाइम का एनफोर्समेंट है, जमात का प्रेजेंट टाइम में वोट बैंक एंड कैलकुलेशन आता हो, ये तो जमात का सुप्रीम टाइम आता हो। एंड आप सरप्राइज नहीं होता हो आप जमात का रिफॉर्म का गवर्नमेंट करते हैं, ये तो वेरी सरप्राइज नहीं है, बट द सोल्यूशन आप देखता हो ये अंदर में 15 ईयर्स को हसीना का शासन करता है, बट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द संगठन को जहाँ करते हैं तो आप जमात करते हैं। सो आई एम नॉट बी लिटिल बिट सरप्राइज फॉर दैट। आप देखते हैं तो पोस्ट वायलेंस का रिजल्ट का वायलेंस का, ये तो बढ़िया खतरनाक हिस्ट्री का बांग्लादेश है। तो मेरा तो ऑब्जर्व करते हैं तो अब आप बोलते हैं तो भैया हिंदू माइनॉरिटी के लिए कौन का दल भाला है फ्रॉम इन 1971 टू आई। आप जानता हो तो अमली का अमल में हिंदू का निर्यातन होता है इधर में, सुप्रीम No, कैटेगरी how का। many ये seats you are giving to Jamaat? जमात ये तो प्रिडिक्शन करनी है तो अभी डिफरेंस उसमें 70 को 80 पीपल बोलता हो, एंड आप तो जानता हो ये तो 78 का सीट को तो ओनली फॉर जमात, और जमात का जोट का बरदलिया जोट है इधर में। प्रेडिक्शन को करनी तो 160 to 170 फ्रॉम जोट का लिए, तो ये भैया ये वेरी डिवास्टेटिंग। आप तो बोलते हो तो बीएमपी कितना सीट है, ये नोट आप तो जनता है बांग्लादेश में 300 आसन के लिए, 300 आसन के लिए मिनिमम 160 का तो सीट फॉर यू क्वालिफाइंग फॉर दैट। तो आप देखता हो तो जमात अलायंस का प्रिडिक्शन को तो 170 to 180, एंड बीएमपी अलायंस का प्रिडिक्ट करता है 120 और 110।
तो देयर इज एन हॉस पॉस आता है उधर। आप तो फ्रेमिंग करते ओके का तो डिफरेंट कंट्री के ओके लिए, तो ये आपके तो डिफरेंट आपके सिनेरियो। व्यू में जमात की भी सरकार बन सकती है अगर यस 170 का यस आंकड़ा यस है? यस, ये ओके। तो भैया डे वन का प्लान नहीं है। ये तो डे वन का प्लान, हसाने हसीना जी के छुट्टा है, डिफरेंट मॉडल इधर में आता है। आप तो अफगानिस्तान का रिलेशन होता है, पाकिस्तान का आता है, ये तो भैया चेरिश लैंड है। आप तो कैलकुलेट करती है, आप तो इन्स एंड आउट्स इज नॉट फॉर वन डे पॉलिसी इन द चेरिश करते हैं। ये तो ठीक है सिस्टमेटिकली आता है, द रिजल्ट प्रशांत ये जी आपके आता है। पास प्रशांत जी आपके पास आते हैं। अंशु और अमिताभ, आप दोनों से समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि जमात वहां पे सत्ता में आ जाता है तो ये तो भारत के लिए बहुत फिर चिंता की बात है। एक डिप्लोमेटिक जिसको कहते हैं कि साउथ ब्लॉक पूरी रात सोएगा नहीं आज अगर जमात वहां पे सत्ता में आ जाएगा, तो भारत का जो नेबरिंग जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी या फिर जो उसकी एक बैलेंसिंग पावर है वो काफी कमजोर होगी। जी अंशु। मैं जी देखिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल क्रिटिकली और बहुत सतर्कता के साथ जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको मॉनिटर करे और उसमें जो एक रहती है एक देश की स्ट्रैटेजी कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे। ये बिल्कुल आपने जो बता रहे थे बांग्लादेश से, ये भारत के लिए एक सोचने की एक चिंतनीय स्थिति हो सकती है कि अगर वहाँ पर जमाते इस्लामी है, अगर उसको मेजॉरिटी मिलती है, हालाँकि इसकी संभावना बहुत कम बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऑपोज़िशन में उनके आने की ज़्यादा चांसेस हैं। और जिस तरह से जो अवामी लीग के चुनाव ना लड़ने की वजह से एक जो स्पेस खाली हुआ है, उस स्पेस को उन्होंने भरा है और उनके लिए स्ट्रेंथ ये एक है कि जो 2024 में शेख हसीना के खिलाफ जो स्टूडेंट मूवमेंट चले थे, तो वो स्टूडेंट मूवमेंट्स के कुछ संगठनों का उनको साथ है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज के जो होते हैं चुनाव, जैसे हमारे यहाँ देश में भी होते हैं, वैसे वहाँ पर जो उनकी स्टूडेंट विंग है उसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लाया है। और एक तरीके से एक चूँकि एक नए तरीके से वो चीज़ों को लाए और इस तरीके से वहाँ पर जो बदलाव हुआ तो वो एक अपील कर रहे हैं। लेकिन उनका भी बांग्लादेश में समर्थन पूरी तरह से है या ज़्यादा है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कट्टरवाद को और इस तरह के एक इस्लामिक कट्टर पंथी पार्टी या शासन को कबूल नहीं करना चाहेंगे। आप इसको इस तरह से समझिए कि अपने मैनिफेस्टो में ये जो जमात इस्लामी है वो ये कह रहे हैं कि अगर औरतें नौकरी के लिए बाहर आएँगी तो उन्हें केवल 5 घंटे काम करना चाहिए, बाकी अगर 3 घंटे यानी कि 8 घंटे की अगर ड्यूटी होती है तो 3 घंटे का जो नुकसान है वो कंपनीज़ भरें। तो ऐसे में महिलाओं के को क्यों लेंगी कंपनीज़? तो उनके लिए वो मौके कम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस चीज़ें थोपी जा रही हैं, तो एक धड़ा वो भी है जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, जो एक मॉडर्न बांग्लादेश है, जो एक उनका जेनज़ी है या जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में जो इन विचारों में यकीन रखता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की तरह कोई एक रिलीजियस स्टेट बने बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश कोई रिलीजियस आधार पे बना हुआ स्टेट नहीं है, भाषा के आधार पर बना था और उन्होंने एक लंबे अरसा तक अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और डेमोक्रेसी को यहाँ पर एक महत्व दिया है, ना कि रिलिजन को। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ जो चीज़ें हुई और उसके बाद से यहाँ पर ये ज़्यादा उदय जो देखा गया है जमात इस्लामी का, तो हो सकता है कि इनको मजबूती से ये ऑपोजिशन में आ जाएँ, लेकिन इनका सत्ता में आना ना तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा होगा और भारत के लिए तो ये अच्छा नहीं होगा। भारत को इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। डिप्लोमेसी में एक चीज़ कही जाती है कि हमें हर हाल में अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। अगर तो जो बीएनपी आती है तो बहुत हमको इस तरीके का डर या खतरा नहीं होगा, क्योंकि जो तारिक रहमान है, फिर भी कहा जा सकता है कि 17 साल भले वो निर्वासन में रहे तो वो यूके में रहे और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और उस तरह की एक मॉडर्न थिंकिंग को के अप्रोच के साथ वो बढ़ेंगे, ऐसा माना जाता है। और एक यूथ का वहाँ जेनज़ी का भी उनको सपोर्ट है और शायद वहाँ के लोग चाहेंगे कि एक इस तरह का पढ़ा-लिखा चाहे वेस्टर्न अप्रोच वाला कोई नेतृत्व हमें मिले और वो बांग्लादेश को एक मॉडर्न तरीके से आगे लेकर जाए। तो ये साफ तौर पर इन दो विरोधाभासों के बीच चीजें फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत को हमेशा अपना हित देखना है। भारत को इस तरह से सतर्क रहना होगा कि बांग्लादेश जो हमारे हमेशा से हमारा एक परंपरागत एक मित्र ही रहा है,
हमारे जो पाकिस्तान से रिश्ते थे एक कटुता वाले, तनाव वाले, वो बांग्लादेश से कभी नहीं रहे, क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत ने मदद की। बांग्लादेश को एक तरीके से उसके अस्तित्व को लाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और पूरे एक साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत है उसके एक बड़े भाई की भूमिका रही है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो भारत के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिक्स बदली है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से, जो एक हिंदू मुस्लिम की अगर एक राजनीति की वजह से हमने बांग्लादेश को भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते एक मुस्लिम देश के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ है कि एक तनाव आया है। और जिस तरह से शेख हसीना को हमने शरण दी हुई है, उसको लेकर भी वहां पर लोगों में एक या वहां की सरकार में इस चीज को लेकर, वो भारत को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, और वो बार बार उनको देने की मांग करते हैं और इन चीज की मांग करते हैं। तो ये जी चीजें हैं, और जो वहां पर माइनॉरिटी हिंदू के खिलाफ भी जो चीजें हुई हैं, वो मैं इनको भारतीय इंटरनल पॉलिटिक्स और इस तरह के माहौल से भी जोड़कर देखती हूँ। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने थोड़ी एक मुश्किल स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पहले बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब तनाव बढ़ने से हमें वहां भी फोर्सेस लगानी पड़ रही है, एक हमें चिंता हो रही है। हमारा व्यापार इफेक्ट हुआ है। अभी जो एक ताजा मैं बताऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत से कॉटन इंपोर्ट करता था मैक्सिमम, और अब वो यूएस से लेगा, क्योंकि यूएस ने कहा है कि आप हमसे लोगे तो हम आपको 0% टैरिफ पर ये देंगे। तो व्यापारिक रिश्ते हमारे जो हैं वो खराब ना हो, हमारा जो एक परंपरागत ये मित्र था वो हमारे हाथ से ना जाए, हमें ये सोचना होगा। हमें ये भी सोचना होगा कि अगर शेख हसीना को यहाँ शरण देना, अगर कोई मोन ऑफ कंटेंशन है या कोई इससे तनाव की स्थिति ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा अहमियत देनी है। क्योंकि डिप्लोमेसी में कहा जाता है, और बहुत बड़े एक डिप्लोमेट ने कहा भी है कि बदली हुई परिस्थितियों में वर्षों पूर्व किया गया वायदा कोई मायने नहीं रखता है। आज हम कहें तो पॉलिटिकली शेख हसीना का कोई स्थान रहा नहीं है बांग्लादेश में, ना ही उनकी जो अवामी लीग है वहां पर चुनाव लड़ रही है, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल भविष्य हम वहां पर देखने जा रहे हैं। तो भारत को इस तरीके से सोचना होगा कि क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में शेख हसीना की शरण पर ये चीज बरकरार रखना क्या हमारे फायदे में है। अगर किसी तरह होता कि हम, ठीक है, उस समय हमने बचाया, बहुत अच्छा पड़ोसी का फर्ज निभाया, ये मानवीयता के नाते भी बिल्कुल सही था। लेकिन हम अगर कोशिश करते तो उनको कहीं किसी दूसरे देश में भी अगर शरण दिलवाई जा सकती, चाहे बहुत रहते हैं यूके में भी इस तरीके से शरण लेके, या किसी भी सिंगापुर या किसी भी अन्य देश में, अगर इसको लेकर हमारा बांग्लादेश से तनाव बढ़ रहा था। दूसरी बात ये सोचनी होगी कि बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान के करीब आ रहा है, जिस तरह से जमाते इस्लामी का वहां उदय हुआ है, और एक रिलीजियस एक जगह कहा जाए कि आधार पर सरकार बनाने और वहां पर नियम कानून बनाने की बात हो रही है, तो वो एक शिफ्ट बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ भी ज्यादा हुआ है। आज बिल्कुल बांग्लादेश और कराची के बीच सीधी फ्लाइट हो रही है, उनका रिश्ता धर्म को लेकर बढ़ रहा है, क्योंकि धर्म पहले दोनों के बीच में कोई आधार नहीं था, लेकिन जमाते इस्लामी के आने से ये चीजें हुई हैं, और चाइना भी इसका फायदा ले रहा है। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को ये समझना होगा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रायो बनना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें हमारी एक जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो लगे हुए हैं, वहां से भी एक जो हम लगातार काम कर रहे हैं कॉरिडोर्स की या वहां के रास्तों की, तो हमें बांग्लादेश हमेशा अपने एक सहयोगी के तौर पर चाहिए। उसको हम बिल्कुल ज्यादा नाराज करने की, या नाराज तो नहीं, मतलब उसको हम अपने दुश्मन बनाने की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। तो अभी तो ठीक है। बहुत सतर्कता से चलना होगा। जमात इस्लामी आती है तो भी फूंक कर कदम रखने होंगे कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और बीएनपी आती है तो लगता है स्थिति हम लोगों के लिए बेटर रहेगी डिप्लोमेसी के लिहाज से। निश्चित रूप से। अमिताभ, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, और आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बन सकती है? भारत के लिए क्या ऑप्शन है? भारत को बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप को, क्योंकि एस जयशंकर जब खालिदा जिया की डेथ हुई थी उसके बाद गए थे, भारत लगातार बैकडोर चैनल से, चाहे वो जमाते हो या फिर बीएनपी, इन दोनों के साथ में संबंध रिस्टोर करने की दिशा में लगा हुआ है। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? माफ करिएगा, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, पर मैं मजमून समझ पा रहा हूं जो आपने अंशु जी से पीछे पूछा, उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं
देखिए, 2-3 परिस्थिति जो मेरे समझ में आ रही है। एक तो बांग्लादेश में जिस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर जमात किसी तरीके से सत्ता पर काबिज़ होती है, तो भारत के लिए परिस्थिति बहुत खराब होगी। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मौजूदा समय अफ़गानिस्तान के भीतर जब तालिबान हुकूमत का हिस्सा बने या उन्होंने हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लिया, तो उसके बाद भारत के साथ तालिबान के रिश्ते भी बने हैं और नए तरीके से वहाँ भी सब कुछ चल रहा है। तो बांग्लादेश की एक परिस्थिति यह भी समझनी होगी कि बांग्लादेश की जो सीमा है, वो सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है। भारत के अलावा कुछ हिस्सा म्यांमार का जोड़ लीजिए, तो जमीन से लेकर समंदर तक भारत के साथ उनका रिश्ता है और 3 तरफ से वो जुड़े हुए हैं हमसे। तो भारत के लिए बांग्लादेश जितना महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए भारत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से, और दूसरी बात ये है कि जब आप सत्ता में काबिज होते हैं और जब आप सत्ता में नहीं होते, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। आज जो जमात इस्लामी कह रही है, सत्ता में आने के बाद भारत को लेकर उसका नजरिया वैसा ही रहेगा, ये इस समय कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। हाँ, बीएनपी और उनके भीतर अगर हम फर्क देखेंगे, तो बुनियादी तौर पर एक चीज बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है कि जमाते इस्लामी शरीयत कानून के हिसाब से चलना चाहती है, उसका एजेंडा वही है। दूसरी तरफ बीएनपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो लोकतंत्र में अपनी आस्था जाहिर करती है, और यही कारण है कि आज भी मतदान के दिन भी आप देखिए, बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई है, बीएनपी के नेता की हत्या हुई है, कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो इस सब से भी ये बहुत साफ तौर पर समझ में आता है कि बांग्लादेश की आवाम जिसकी रुचि लोकतंत्र में है, जिसका विश्वास लोकतंत्र में है, वो तबका निश्चित तौर पर जमात का पक्षधर दिखाई नहीं दे रहा है। पर इस समय तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाई है कि क्या वहां त्रिशंकु स्थिति बनेगी, बीएनपी ही सरकार बना लेगी स्पष्ट बहुमत के साथ, या फिर तमाम संभावनाओं पर बात हो रही है कि क्या जमात वहां सरकार बनाने की स्थिति में है। इस समय एक बात बहुत साफ है कि सरकार चाहे जो भी बनाए, त्रिशंकु बने, जमात बनाए या बीएनपी बनाए, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थितियां बेहतर होंगी, इससे बदतर नहीं होगी, वो बेहतर ही होगी नई सरकार के आने के बाद। मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, और उसके अपने कारण हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है, अभी जिक्र हो रहा था कि बांग्लादेश के भीतर आप देखिए 12.5 करोड़ के आसपास मतदाता, उसमें करीब 36 लाख, 35.5 लाख युवा मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वैसे मतदाता हैं। तो उस मतदाता वर्ग की भी चर्चा अक्सर होती है कि भाई वहाँ के विश्वविद्यालयों में, वहाँ के विद्यार्थियों में, नौजवानों में जमात की एक दखल पकड़ हाल के वर्षों में दिखाई दी है। तो वो तबका अगर आप जोड़ते हैं, तो 35-36 लाख वोट वो है। बाकी के वोट में देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाला तबका कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी शरीयत में आस्था रखने वाला जो मतदाता वर्ग है, वो कितना बड़ा है। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश के भीतर की जो परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही है, वो ऐसा नहीं कि तात्कालिक परिस्थितियां हैं या इस समय भारत को लेकर ऐसी है। आप पीछे भी आप देखेंगे, जिस बीएनपी की हम बात कर रहे हैं, खालिदा जिया के पति कौन थे? 65 की लड़ाई में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वो लड़ाई लड़ रहे थे भारत के साथ। बाद में उनकी परिस्थितियां बदल गई, वो बांग्लादेश बनने के निर्माण में वो भागीदार बने और वहां से चीजें उनकी बदलती चली गई। तो और एक बात और भी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो धार्मिक अस्मिता के साथ जुड़ाव और भाईचारे का एक जो दौर चलता है, उस दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा नहीं कि अभी करीब आ गए हैं। बांग्लादेश बनने के बाद से ही उनके भीतर ये चिंतन चल रहा था, उनके भीतर ये चल रहा था। और इस चीज की अगर तस्दीक करनी हो, तो तस्लीमा नसरीन की किताब उठा के देख लीजिए, सलाम आजाद की किताब उठा के देख लीजिए। तमाम किताबें हैं जो ये बताती है कि बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न की एक लंबी फहरिस्त है। वो कोई तात्कालिक दिखाई देने वाली घटना मात्र नहीं है। वहां डेमोग्राफी कैसे बदला, अलग अलग जिलों के भीतर आप देखिए, तो सत्ता चाहे खालिदा जिया की रही हो, सत्ता चाहे शेख हसीना की रही हो, या सत्ता यूनुस की हो, या आने वाली सत्ता चाहे जिनकी भी हो, वहां भारत के प्रति जो नजरिया रहा है, हर दौर में भारत के प्रति भी बांग्लादेश का जो नजरिया रहा है, वो अपने अपने कारणों से वो बहुत सौहार्दपूर्ण नजरिया नहीं रहा है। लगातार स्थितियां खराब ही होती गई है, और अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामले में भी वो इजाफा होता गया है। अभी जो चीज दिख रही है वो तात्कालिक दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र अंशु जी कर रही थी, अभी के दौर में जैसे भारत में आप देखेंगे हेमंता विश्व शर्मा असम के भीतर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के भीतर, और देश के भीतर गिरिराज सिंह जैसे कुछ मंत्री, वो जिस तरीके से खाद पानी देते हैं हिंदुत्व के नाम पर, उसी तरीके से बांग्लादेश के भीतर भी एक कट्टरपंथी तबका है
जो खाद पानी देता है अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने धार्मिक प्रतिबद्धताओं को लेकर, और वो शत्रु के रूप में एक अल्पसंख्यक तबके को दिखा रहा है। तो इस खाद पानी से, इस रसद से चुनावी आमद उनकी कितनी होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात शंकर जी तय है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बने, भले वो जमात की ही क्यों न बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के साथ बांग्लादेश की रिश्ते बेहतर होंगे। आज से तो निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। हाँ, अगर बीएनपी सरकार में काबिज होती है, तो चूंकि पहले भी उनका सरकार का अनुभव रहा है और लोकतांत्रिक ढांचा उनके भीतर दिखाई देता है, तो वो भारत के लिए अनुकूल होगा। लेकिन हमारे सामने तालिबान का उदाहरण है, तो जमात के आ जाने से ऐसा नहीं कि भारत के लिए सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा। जमात भी आएगा तो भी मैं ये मानता हूं कि भारत के साथ बांग्लादेश का संबंध बेहतर दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी ठीक है, तो ये सवाल है, लेकिन जयंत भट्टाचार्य साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जो रेफरेंडम हो रहा है, जिस पे कि रेफरेंडम, तो बांग्लादेश के संविधान में तो इसका कोई ज़िक्र नहीं है, और कि रेफरेंडम हो, और इससे रेफरेंडम से क्या हासिल होगा, उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है? यूनुस साहब ने जो रेफरेंडम की बात कही है और जिस पे हाँ ना में वोट होना है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है? ये थोड़ा भी दर्शकों को समझाएँ। देखिए, जो रेफरेंडम लिया जा रहा है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के ऊपर बेस्ड है ये। जैसे एक उसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रधानमंत्री बनेंगे या बनेंगे अभी कहना पड़ेगा, उनका वो टर्म कितना रहेगा, कितने दिनों तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस ऑफिस में। इस तरह के करीब 80 के लगभग मेरे ख्याल से उसमें पॉइंट्स है, जिसमें कि अराउंड 47 पॉइंट्स में जो है ये रेफरेंडम शायद लिया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ हाँ या ना कहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने सारे पॉइंट्स है उस वो तय है कि उसको ये बना हुआ है। तो एक एक पॉइंट पर जो है आपको यस या नो नहीं कहना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि ये जो सारे जुलाई चार्टर जिसको कहा जा रहा है, जिसको कि कमेटी ने बिल को बनाई थी, वो जुलाई चार्टर को जो है लागू किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हर एक वोटर को जो है इस बार दो दो पर्चे दिए जा रहे हैं। एक पर्चे में जो है वो तय करेंगे कि अगला एमपी कौन बनेगा उनके इलाके से, और दूसरे में हाँ या ना, अर्थात कि जो उस रेफरेंडम में, या मेरे कहने का मतलब जो जुलाई चार्टर में जितने सारे दिए, हाँ उसमें एक चीज और है कि जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये 2024 में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने भाग लिया था, उनको एक अलग दर्जा दिया जाए। ये भी उस चार्टर में जिक्र है इसका, जो कि एक जमाने में था कि 71 के लड़ाई में जो लोग शामिल हुए थे उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जाता था, जिसको लेके ये सारा उनको तो दिया गया, उसके बारे में तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है दो दो जनरेशन तक उसको रिपीट करने की बात भी हुई थी, जिसके खिलाफ जो है ये स्टूडेंट लोग रोड पर उतरे थे 24 में। बहरहाल, तो अभी जो ये रेफरेंडम है उसका वो इम्प्लीमेंट किया इस पे जाए, और क्योंकि एक काउंटर सवाल भट्टाचार्य साहब की, क्या ये जो यूनुस साहब ने ये रेफरेंडम में ये सब सारी बातें उस स्टूडेंट मूवमेंट के लोगों के दबाव में डलवाई है, तो क्या वहां पे ये माना जा रहा है कि जैसे कि भारत में 77 में इमरजेंसी के जो नायक थे या बहुत सारे लोग जो शरीक हुए थे उनको पेंशन मिलता है, अलग अलग राज्य सरकारें देती है, तो वो स्टूडेंट यूनियन और यूनुस साहब उसी तरह से ये आजादी का दूसरा जंग उसको मानते हैं? जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने कह भी चुका है कि ये जो है कि नई आजादी की लड़ाई है। ये तो उन्होंने कह चुका है। अब भले आप इतिहास को कैसे भी देखें, लेकिन इतिहास को तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बने दरकिनार तो नहीं कर सकते, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश, आपने सही कहा, कुछ वैसा ही है कि 24 वाली जो लड़ाई थी उसको वो और बड़े रूप में वो सामने ले आना चाह रहे हैं। ये तो एक, वो तो साफ है, वो तो देख रहे हैं हम। लेकिन जो अगला जो सरकार अभी आएगी, अपने ऑफिस अज्यूम करेगी इसके बाद, इस चुनाव के बाद, उनका क्या रवैया रहेगा वो देखना पड़ेगा। बड़े अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए हैं पहले कुछ स्पीकर्स ने, जो आपके यहाँ पैनलिस्ट जो है, बहुत अच्छे कुछ उदाहरण दिए हैं, जो कि मैं बिल्कुल उसी का मतलब एक बार फिर से जिक्र करना चाहता हूँ कि जो रिलीजियन, अर्थात जो धर्म है,
या जो दबाव है, जो एक क्या कहेंगे, बंदूक के नोक पर जो अगर आप जो काम कर रहे थे सरकार में आने के बाद, आप उसके बेसिस पर काम नहीं कर सकते हैं। सरकार चलाना, किसी को के खिलाफ आवाज उठाना, एक मूवमेंट लाना, एक्टिविज्म करना, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार चलाने के लिए एक बड़े डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, वहां सोच ही जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा पिछले वक्ताओं ने जो पॉइंट्स दिए हैं, अफगानिस्तान, जब तालिबान वहां आए थे, पहली बार जब आए थे, उनका क्या रवैया था, और आज के दिन में तालिबान 2 में अगर आप देखिए तो उनका क्या रवैया है। लेकिन उनकी कोशिश उस पहले टर्म से ही शुरू हुई थी कि अगर सरकार में आते हैं तो हमको जो है अपने पड़ोसी के साथ, सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको याद होगा पहले टर्म में उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को बुला के ले गए थे दिखाने के लिए कि देखिए भाई, अफगानिस्तान में सभी सही सलामत है। और इस बार तो जैसे उन्होंने बिल्कुल ही जितना वो कर सके, चूंकि यूनाइटेड नेशन का भी कुछ वहां पर वो दबाव है, वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं बिना परमिशन का, फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ वो संबंध बना सके। तो अभी तक जो है रशिया के अलावा इवन चाइना उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया, लेकिन कम से कम 80 देश ऐसे हैं अनऑफिशियली जो कि उनके साथ जो है व्यापार तो नहीं, लेकिन एड्स, थोड़ा बहुत व्यापार या उनसे सामान खरीदना वो ऑलरेडी वहां हो रहा है। और जो है वो एक टेम्पररी, वो एम्बेसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन टेम्पररी जो है ऑफिस खोला गया है वहां पर। तो मैं ये एक बार फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि पहले आप जितना भी आप रिलीजन की बात करें या जितना भी आप अपने अपने जोर को आजमाएं, लेकिन जब आप सरकार पर आएंगे तो वहां पर आपको कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज ही मैं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा छवि बदलना पड़ता है अपना। तो वहां पर आने के बाद लेकिन जो कदम आपको उठाने पड़ेंगे वो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को देख के ही आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी वक्त कुछ कहना, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें जो मोहम्मद यूनुस साहब चला रहे थे, अब इसमें बड़े वो प्रो कॉन्स बहुत सारे हैं कि आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं। उन्होंने इतने सारे जो है ट्रेड डील्स या वैसे बाकी आर्म्स डील वगैरह वो कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो अपनी जगह है। लेकिन उनका जो रवैया था वो हमने देखा है, जैसे कि खासकर अगर आप देखें जमात, मैंने बांग्लादेश जमात इस्लामी जो है, उनके लोगों ने चाइना जाना आना बढ़ा दिया था चाइना के साथ। बल्कि अभी मेरे ख्याल से पिछले ही संसद सत्र के समय एक जो हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कमेटी है, शशि थरूर साहब जिसके चेयरमैन है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। और वो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान का कितना बड़ा अभी जो है एक वो एंट्री हुई है बांग्लादेश में। यहाँ की एक सबमरीन बेस तक में शायद काम चल रहा है चाइनीज हेल्प के थ्रू, जो कि इंडिया सब बंद हो गया। जैसे इंडिया से बहुत सारे सामान जाते थे, बल्कि नारंगी, ऑरेंजेस का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो अभी ठप पड़ा हुआ, ये सारा अभी चला गया है चाइना की तरफ। लेकिन एक छोटी सी बात खत्म करने के पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैं डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स वगैरह की बात कर रहा था, ये खुद जो ये यूनुस की जो इंटरिम सरकार है, उन्होंने भी हाल फिलहाल एक अमेरिका के साथ एक बिजनेस, एक ट्रेड डील किया है। अगर वो आप ट्रेड डील देखें तो वहां पर लेकिन चाइना को थोड़ा दूर कर दिया गया है। और ये बांग्लादेश के अंदर भी ये बात हो रही है कि ये डील में एक जगह तो ये बात साफ लिखा हुआ है कि आप एरोप्लेन हमारे से खरीदेंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट जो हमसे खरीदेंगे, जबकि वो पहले यूरोप का वो एयरबस ज्यादा उनके साथ डील होता था, लेकिन अब बोइंग की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और एक और उसमें बात यह कि बाकी किसी देश के साथ अगर कोई डील होता है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा क्या शब्द वहां लिखे हुए थे, लेकिन वो जो है वो अभी जितने आसानी से अभी वो डील कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे ये साइन होने के बाद। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये डिप्लोमेसी की, जहां पर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, जहां पर आपको देश चलाना पड़ता है, वहां पर बहुत सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अभी जो ये रेफरेंडम अगर आप देखिए तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए है, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए। जैसे वो बीच में जो काफी चर्चा में ये बात हुआ था कि ये कैसे बन सकता है कोई भी ये इंटरिम एक सरकार कैसे बन सकता है, चूंकि प्रधानमंत्री है नहीं, पार्लियामेंट है नहीं, आप कैसे ये कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हुआ है इंटरिम
सरकार पहले भी वहां पर काम संभाला है, लेकिन उस समय जो उसका मेंशन था, इस बार वो मेंशन था नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, अभी बहुत सारी चीजों को जो एड्रेस करना पड़ेगा। जो भी नए सरकार आएंगे उनके लिए आगे का कदम जो लेना वो आसान नहीं होगा और बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम देखें, अगर हम दोनों को एक वेइंग मशीन में अगर हम डालें, तो शायद हम कह सकते हैं कि बीएनपी अगर आए तो हो सकता है कि हमारे प्रति जो है, हमारे कहने का मतलब भारतवर्ष के प्रति जो है, उनका जो रुख रवैया जो रहेगा वो हो सकता है थोड़ा सा नरमपंथी हो। क्योंकि बांग्लादेश जमाती इस्लामी जो है, उनका एक पुराना हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन बाकी बांग्लादेश, जैसे अभी आपके एक और पैनलिस्ट अभी बोल रही थी, वो ज्यादातर लेकिन जो है वो कल्चर पर ज्यादा वो उनका जोर रहता है, बल्कि न कि रिलीजन पर। कहने का मतलब जो है, वो अपने को ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं एक कल्चर के बेसिस पर, जो कि बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है, न कि पाकिस्तान के रिलीजन के बेसिस पर। लेकिन उसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत ही कम है उसमें, वो उनका थोड़ा जो है रुझान वो है थोड़ा सा, सॉरी, उनका जो है लुक्स जो है वो पाकिस्तान के तरफ है, इस्लामाबाद रावलपिंडी जिसको मैं कहता हूँ, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री, उसके तरफ है। लेकिन ये सारा चीज ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन और हमको वेट करना पड़ेगा कि फाइनली रवैया क्या होता है। और खत्म करने पहले एक चीज और बताऊं, वहां के लोगों को अभी जो फिलहाल जो वहां का कंडीशन है, उसको लेके उनके अंदर में काफी बातचीत हो रही है। जैसे अभी किसी ने जिक्र किया इसका, जो डायरेक्ट फ्लाइट एक बार फिर से उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के साथ, उसमें एक रिपोर्ट आई थी वहीं के एक अखबार में कि वहां से 2 नोन टेररिस्ट जो है उन्होंने ट्रेवल किया है और ढाका में वो लैंड किया है। फिर अभी कुछ ही हाल फिलहाल, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, इजराइल के जो एम्बेसडर है हमारे यहाँ, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर आज के दिन में जो है बहुत ज्यादा हमास के टेररिस्ट जो है, वो उनका ढाका के साथ जो है कनेक्शन बन रहा है। तो ये सारी चीजों को देखकर सरकार चलाना, जैसा मैंने कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्टिविज्म, ऑपोजिशन वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार चलाने के लिए बहुत सारे जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं, जैसे कि हमने काबुल में देखा है। तो इसलिए अभी इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल से जो भी आए सरकार बनाए, मेरे ख्याल से दोनों जो बड़े बड़े गठबंधन है, यानी कि बीएनपी के साथ और बांग्लादेश जमाते इस्लामी, इन दोनों में से कोई सरकार बनाए। लेकिन जो भी आए वो शायद जो रुख जो अपना पहले का था, वो थोड़ा सा अभी आगे का उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, बल्कि उनको अब तो ये भी सोचना पड़ेगा चाइना या अमेरिका, ये नया वाला डील होने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है आगे। निश्चित रूप से जो अगर जमात सत्ता में आती है, तो जमात के लिए जो उन्होंने अपनी विदेश नीति में मैनिफेस्टो में कहा है कि वो मुस्लिम देशों के साथ में संबंध को प्रगाढ़ करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में से जिस तरह से जमात एक मॉडरेट चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, जमात को लगता है कि सत्ता या विपक्ष कम से कम सत्ता के नजदीक तो वो पहुंचने के काफी करीब हो सकते हैं। वहीं बीएनपी के सामने चुनौती है कि बीएनपी सत्ता में आती है तो वो 25 साल के बाद सत्ता में लौटेगी, और कोई भी दल अगर 25 साल के बाद सत्ता में लौटेगा, उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो अपने देश का जो पुनर्निर्माण है, वो रिकंस्ट्रक्शन है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। और उसमें बड़े-बड़े जो प्लेयर हैं डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप में, अमेरिका से लेकर चाइना और दुनिया के जो अलग-अलग मुल्क हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भारत का जो रोल है, बीएनपी कहीं निश्चित रूप से ये कोशिश करेगी कि वो एक सही पाथ पर बांग्लादेश के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ प्रशांत शील जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जयंत भट्टाचार्य साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इनसाइट देने के लिए। अंशु, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और अमिताभ भूषण जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।